सिला, तुमने अच्छा नहीं किया। खुद को खुद आग में झोंका है। अब मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है, मेरी नहीं। उसकी बातों पर वो फिर से दुखी होती आंखों में आंसू ले आई। आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं गाजी? वो मासूम मुझसे सवाल कर रही थी, जो इश्क से भी आगे बढ़ चुका था, लेकिन अपने खौल से बाहर नहीं निकल रहा था। वो उठा के यकदम लड़खड़ा सा गया। गाजी, शीला ने उसे थाम लिया। दोनों की नजरों का तसादुम हुआ। जाओ चेंज कर लो, मुझे सोना है, सर दुख रहा है मेरा। उसे नजरें चुराता बाथरूम की जानी बढ़ा, तो वो दिल पर पत्थर रखे आंसू जब्त करती ड्रेसिंग रूम की जानी बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम में आते ही वो फूट फूट कर रो दी। आखिर गाजी क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपने गालों पर आए आंसू पूंछती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपना दो आश्ता रूप देखती बढ़ बढ़ जली थी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, और आज दुल्हन के रूप में तो एक अलग ही छाप दिखा रही थी। लेकिन क्या नसीब में शौहर का प्यार नहीं था? वो खुद से सवाल कर रही थी। जी चाह सब कुछ तहस नहस कर थे, पर वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजरती आंसू पूंछते अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखी। कुंदन जैसा दमकता रूप देखती वो पल में खुद से नजरें चुरा के। आज तक खुद को खुद भी नहीं देखा था उसने। हमेशा दिल में एक ही बात थी, खुद को संभाल कर रखना है अपने गाजी के लिए। उसकी दुल्हन बनूंगी। और आंसू एक बार फिर से बह निकले। अब की बार चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रो दी। सिला। अचानक बाहर से अपने नाम की पुकार सुनती वो चौंकी, और झट से आंसू साफ किए वो ऐसे दरवाजे की जाने बढ़ गई। दरवाजा खोल दिया। अपने सामने लाइट ड्रेस में मलबूस गाजी को देखते वो हमेशा की तरह बेखुद हुई थी। गाजी जो शावर लेकर अपने माथे पर आए जख्म की दोबारा बैंडेज कर रहा था, जो शावर लेने से भीग गया था। ड्रेसिंग रूम से सिला के रोने की आवाज सुनता बेचैन हुआ था, और बेख्तियार उसे पुकार गया। और वो तो जैसे इंतजार में थी, झट से दरवाजा खोलती अपनी शोला बहर की आमद खेज हुस्न लिए उसके सामने खड़ी थी। एक पल को तो गाजी के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की, लेकिन अगले पल वो उसे नजर चुरा गया। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। उसकी सुर्ख होती निगाहें, दहकते लाल गाल और छोटी सी नाक की सुर्खी देखता वो अपने दिल को बागी होता महसूस कर रहा था। बस कर रही थी वो, मैं ड्रेस लेकर नहीं गई थी। इतना कहते वो कबर्ड की जानी बढ़ी, और नामांकों से वहां से अपने लिए हल्का आरामदाह सूट निकाला। उसके तमाम ड्रेसेस और जरूरत की सब चीजें गाजी के रूम में रखवा दी गई थी। बेख्तियार नजर फिर से भटक कर उस पर जा ठहरी। पतली सी बल खाती कमर छोटे ब्लाउज की वजह से अया होती अपनी झलक दिखला रही थी। गाजी का जी चाहा उसकी कमर को अपनी मुट्ठियों में दबोचकर अपना सारा जुनून उस पर निछावर करते। ये इतना बेहुदा लिबास तुमने क्यों जेबतन किया है? अचानक से उसका दिमाग दूसरी तरफ भटक गया। उस लिबास को कैसे पहन सकती है जिसमें उसके जिस्म की तमाम रनाइयां अया हो रही थी? सिला एकदम उसकी दहाड़ पर उछलती कबर्ड से जा लगी। उसकी सांसें एकदम गहरे हुई थी, और धड़कनों का तालमेल देखता गाजी अपने लब बुरी तरह भींच गया। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते वो उसके पास आया, और वो उसे सरासमगी हालत में बिना पलक झपके देखे जा रही थी। वो फिर से थप्पड़ मारे गया। एकदम से सिला ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उसके हाथ में थामे कपड़े जमीन बोस हुए थे। आंखों में डर और खौफ ने जगह ली थी। कुछ देर पहले जहां उसकी आंखों में गाजी ने मोहब्बतों के दीप जलते देखे थे, अब उसकी जगह डर और खौफ देख बेचैन हुआ था। मना किया था, ऐसा बेहुदा ड्रेस मत पहना करो, फिर भी नहीं सुनती। वो मम्मा ने लिया था, कह रही थी दुपट्टा अच्छे से खोल कर लूंगी तो सब छुप जाएगा। वो मासूमियत से बोलती गाजियान के दिल की दुनिया को हिला के। आइंदा ऐसी ड्रेसिंग करते ना देखो तुम्हें, वरना। दानिस्ता बात को अधूरा छोड़ते वो पलटा, वरना। उसी के अल्फाज को दोहरा गई, और उसके पलटते कदम थमे। वरना एक ही झटके में तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। वो गुस्सीले लहजे में बोलता फिर से रुख फेर गया। शीला ने गहरा सांस भरते ड्रेसिंग रूम का रुख किया। अब की बार गाजियान ने उसे एक बार भी देखा। मेडिसिन लेता वो लाइट्स ऑफ करता, अब बिस्तर पर लेटा, कंफर्टर खोल कर अपने सीने तक ले गया। शीला गाजी की बहन नहीं, इन्हें एक दूसरे से दूर रखे, यही बात है। अब वो बच्चे नहीं रहे, और कुछ गलत ना हो जाए, बेहतर होगा एहतियात करें। अरमान साहब की बातें उसके कानों में फिर से गर्दिश करने लगी थी। वो दांत पर दांत जमाए अपने लब भींच गया। थोड़ी देर बाद वो रूम में दाखिल हुई तो गुप अंधेरा देख वहीं खड़ी होती गाजियान की मौजूदगी का यकीन करने लगी। गाजी, डरते हुए से पुकारा, तो गाजियान ने आंखें खोलते साइड लैम्प ऑन कर दिया। मैं बिस्तर पर आ जाऊं?
वो धीरे से मिनमिनाते पूछ रही थी। वो फिर से आंखें मूंद गया, जबकि इतनी इजाजत पे सिला का दिल पसलियां तोड़ बाहर आने को मचला। बहुत ही धीरे से बिस्तर पर जाते कंफर्टर को अपने ऊपर लिया। गाजी ने साइड लैंप ऑफ कर दिया तो एक बार कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। शीला का दिल बेचैन हुआ, लेकिन वो खामोश रही। आंखें मींची तो आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक के सारे मंजर गर्दिश करने लगे। ममा, गाजी भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। वो गाल पर हाथ रखे रोती हुई माँ के पास जा पहुंची। शबाना बेगम 10 साल शीला को यूं रोता देख तड़प गई। क्यों मारा गाजी ने आपको? शीला को सीने से लगाते पूछा। मैं इजाजत लिए बिना उनके कमरे में चली गई, वो नहा कर निकले थे। मुझे क्या पता था वो कपड़ों के बिना? शीला, शबाना बेगम ने उसकी बात काटी। उनका दिल दहल सा गया। मामा वो क्या कहने वाली थी? उनका दिल कांप उठा। मेरा कोई कसूर नहीं, इन्हें चाहिए कि कपड़े पहनकर बाहर आते ना। वो सो सो करती बोली। शीला, बदतमीजी है ये। और एक और बात, मेरे कान खोलकर सुन लो, बच्ची नहीं हो तुम कि जब जी चाह मुंह उठाकर किसी के भी कमरे में घुस जाओ। ये मैनर्स के सख्त खिलाफ है। मम्मा, शायरी भैया ने तो कभी नहीं कुछ कहा, वो मुंह बनाते बोले, क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है। दिल पर पत्थर रखे आखिर कह ही दिया। और गाजी तुम्हारा सगा भाई नहीं, इसलिए उससे दूर रहा करो। ये अल्फाज कहते शबाना बेगम का लहजा रुंध गया। वो शोर के हाथों मजबूर थी, जिन्होंने उन्हें कसम दी थी कि शीला को क्लियर कर दें कि गाजी उसका भाई नहीं और वो उससे दूरी बना कर रखे। आप झूठ बोल रही हैं मम्मा, वो भी मेरे भाई हैं। वो फिर से रोने लगी। तुम समझ नहीं आ रही मेरी बात। दूं खा के सुनोगी? अब की बार वो गुस्से में आ गई। खबरदार, जो आइंदा गाजी के इर्द गिर्द मंडलाते देखा तुम्हें, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। अब की बार सख्ती से तनबीह की। आप कुछ भी कह लें, मैं उनसे दूर नहीं रहूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोलती बाहर बाकी। उस दिन 10 साल शीला बहुत रोई थी, जबकि वो अपनी हर गलती फरामोश कर गई थी। चाहे वो बिना इजाजत के रूम में दाखिल होने की गलती थी या एक पेज पर आई लव यू गाजी भैया लिखकर देने की गलती थी। उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। ये रिश्तों की पेचीदगियां हैं। अगर ले पाले या किसी रिश्तेदार के बच्चे या बच्ची को आप घर में रखें तो उसे सगी औलाद का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि उससे माशरती और शरई मसले जन्म लेते हैं। अगर सगी और सौतेली औलाद का दूध शरीक रिश्ता रजायत ना हो तो इस्लामी लिहाज से उनके दरमियान निकाह जायज़ है। कुरान में महरम रिश्ते वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं, और सौतेले बहन भाई इस फहरिस्त में शामिल नहीं जब तक कि वो रज़ाई बहन भाई ना हो। हर कहानी में कोशिश होती है एक माशरती माहौल को ज़हर बहस लाया जाए, और यहाँ भैया सा था। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को इब्तिदा से ही बच्चों को समझाना चाहिए कि वो शरई तौर पर गैर महरम है, ताकि बड़े होकर किसी उलझन का शिकार ना हो। अगर वालिदैन को महसूस हो कि बच्चे आपस में गैर मामूली कुर्बत महसूस करते हैं तो उन्हें इस बारे में हसास रवैया अपनाना चाहिए, जैसा अरमान साहब ने बीवी को आगाह किया। मर्द इन मामलात में ज़्यादा काबिल फ़हम है, जबकि औरत जज्बाती है। शीला की आंखों से आंसू टपकते तकिए में जज़ब हुए। वो गाजी की जानब करवट लेगी और अंधेरे में उसे अपने पास महसूस करने लगी। जब से जाना है आपसे ताल्लुक़ एक कज़न का है, तब से इस कदर शदीद मोहब्बत दिलो दिमाग में रच बस गई है कि मैं चाह कर भी खुद को आपसे जोड़ने से रोक नहीं पाई। न जाने क्यों आप मुझे दुत्कारते रहे और मैं फिर भी आपसे निकाह की हामी भरती रही। आंखें मींची तो गरम से आलमादा बहता चला गया। सिला, ये नामुमकिन है बेटा, भूल जाओ घासी को, ये सब ठीक नहीं। अरमान साहब उसके कमरे में मौजूद थे, जहाँ अचानक उनके हाथ सिला की डायरी लग गई थी और उसमें सिला ने अपने दिल की सारी बातें लिखी हुई थी। उसने एक बात से भी इनकार नहीं किया, सर झुकाए बस रोते चली जा रही थी। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। बाबा, मेरे बस में नहीं। जब जब सोचती हूँ किसी और के लिए दिल में जगह बनाऊं, दिल में टीसें उठती हैं। बहुत दर्द होता है। ये तो बस इसे एक को ही मांगता है। मैं क्या करूं बाबा? मैं तो अपने अल्लाह से भी दुआ करती हूँ कि वो मुझे उस शख्स से दूर कर दे, मेरे दिल से उस शख्स को निकाल दे, पर दुआ कबूल ही नहीं हो रही। वो बेबसी से बाप के सामने रोते हुए उनके हाथ हमें अपनी आंखों से लगा गए। अरमान साहब बेटी को इतनी तकलीफ में देखकर खुद भी कर्ब में मुब्तला हो गए। इसका एक ही हल है। वो अपनी जगह से सख्त अंदाज में उठे। शीला ने डरते हुए सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। तुम्हारी शादी, लहजा सख्त था, मेरे दोस्त के बेटे के साथ। शादी होगी, सब ठीक हो जाएगा। निकाह में इतनी ताकत होती कि वो दिलों में खुद अपने महरम की मोहब्बत डाल देता है। मुझे भी यकीन है तुम्हारा दिल भी अल्लाह बदल देगा। अरमान साहब ने दिल पे पत्थर रखते हुए कहा। बाबा, सिला को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई थी। उसे यकीन आया कि उसके बाबा उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगे।
उसे मौत का परवाना थमाकर वो जा चुके थे। झटपट रिश्ता तय हुआ और शादी की डेट फिक्स हो गई। लेकिन ज़िला ने इस दौरान अपने दिल को बदलता हुआ महसूस किया और न ही गाज़ियान के दिल को अपनी तरफ माइल होता महसूस किया। वो अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी कि ना आगे जा सकती थी ना पीछे हट सकती थी। फिर उसने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया, अशर से मिलने का। वो एक सिसकी भर गई। सीधे होते लेटती वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला घूंट गई। जरा सा रुख पलट कर गाजी को दिखना चाहा, जो इस वक्त मध्यम खराटों में गहरी नींद में था। वो मेडिसिन लेने के साथ आज नींद की पिल्स भी ले चुका था, जो वो अक्सर लिया करता था, और आज तो उसने लाजमी लेनी थी। अपनी महरम अपने दिल की मलिका को अपने साथ बिस्तर पर मौजूद महसूस करते वो अपने दिल को उसकी तरफ राग़ब होने से नहीं रोक पा रहा था। इसलिए बहुत खामोशी सी नींद की पिल्स लेता वो दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था, जबकि शीला को माजी की यादों ने घेरे हुए था। कुछ दिन पहले के मंजर फिर से आंखों के सामने घूमने लगे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो एक होटल में नकाब किए बैठी अशर से बोल रही थी, जिसकी नज़रों का महवर उसकी गजाली आंखें थे। बिलाशब सामने बैठी लड़की बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन अशर का दिल ऑलरेडी अपनी सेक्रेटरी में अटका हुआ था। वो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती थी और उसके बाप को स्टेटस की बहू चाहिए थी। इसलिए ईशा को बिना देखे रिजेक्ट करते अपने दोस्त की बेटी शीला से उसका रिश्ता जोड़ चुके थे और इमोशनली ब्लैकमेल करते वो उसे मनाने में भी कामयाब हो चुके थे। तो मोहतरमा, ये बात आप अपने वालिदैन को कहें। मुझे यहाँ बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कि आप इस शादी से इनकार कर दें। शीला ने साफ लफ्ज़ों में अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करने लगा? अशर ने अपनी बंधुओं को सुकेड़ा। वो इसलिए अशर, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसे प्यार नहीं, इश्क करती हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि आप एक ऐसी लड़की को अपनाएंगे जिसके दिल में ऑलरेडी कोई और हो। शीला ने तपे हुए अंदाज में कहा। फिर तो हम दोनों की किस्मत ही सेम है। अशर ने चेयर की पुश के साथ टेक लगाई और इत्मीनान से बैठा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? शीला को हैरत हुई। मेरी जिंदगी में भी कोई और लड़की है जिसे मैं शदीद चाहत करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, आप चाहे तो कर ले, और मेरे लिए खुशी का अच्छा। इसने साफ लफ्ज़ों में उसे अपना फैसला सुनाया। मेरे वालिदैन मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए मैं जहाँ आज आपके पास आई हूँ। और आप जिस लड़की से प्यार करते हो तो फिर शादी किसी दूसरी से करें। आप मर्द हैं, आप स्टैंड ले सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें और इस शादी से इनकार कर दें। मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता। एकदम वो जाते हुए बोला। क्यों नहीं कर सकते आप? अब की बार शीला भी जवाबन तेज लहजे में बोली। क्योंकि मेरे बाबा ने धमकी दी है कि अगर मैं शादी से इनकार करूँगा तो मेरे बाबा मामा को डिवोर्स दे देंगे। इस उम्र में मैं अपनी माँ के माथे पर तलाक का दिफा नहीं देख सकता। अपनी माँ की खातिर मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी। बिलाखिर उसने सारी बात शीला के सामने खोली थी। उसे सुनने के बाद शीला के पास कुछ भी कहने को न बचा और वह वहाँ से खामोशी से उठ खड़ी हुई। उसका फिर एक ही हाल है, वो रुख फेरे तासुब से इतना ही बोले। क्या हाल है? अशर अपनी जगह से खड़ा हुआ। और बारात लेकर आएंगे, लेकिन खाली हाथ वापस जाएंगे, वो पुख्ता लहजे में कहती हुई कदम आगे बढ़ागी, जबकि अरशा ने नाम उसकी बातों को सोचते हुए धीमा सा मुस्कुराया। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके साथ मौजज़ा ही था, क्योंकि इस रिश्ते को ख़त्म होते उसे अपनी मोहब्बत को पाने में आसानी हो जाती और फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शीला एकदम उठ बैठी, उसको अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। वो बिस्तर छोड़ती गैलरी का गिलास डोर खोलते बाहर ठंडी हवा में चली गई। तेज़ हवा के झोंकों ने उसे छुआ तो उस पर एकदम से कपकपी तारी हुई, लेकिन उसके अंदर इतनी आग लगी हुई थी कि हवा के तेज झोंके भी उसे बुझा न सके और हिचकियों से रो रही थी। अपनी कम मायगी पर रो रही थी, अपनी बेमोल होने पर रो रही थी। उस शख्स को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया और उसी शख्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे दर्द हो रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी, एहसास हो रहा था कि उसने खुद को भी मौल खाती है। वो गाजियान की ज़िंदगी में तो थी, लेकिन उसके दिल में नहीं थी, और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने और गाजियान दोनों के साथ गलत किया। और इस दर्द के एहसास में अब सारी ज़िंदगी पर पछताओं का ही रुख करना था। नाउन नंबर से कॉल आती देख कनीज़ एकदम परेशान हुई, लेकिन फिर फ़ोन पिक कर लिया। कैसे हो मेरी प्यारी भतीजी? मुकाबल की आवाज़ सुनते कनीज़ का दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं इस आवाज़ को लाखों में पहचानती थी। उसके चचा जान जवेद जट की कॉल थी। चचा जान आप? वो थोड़ा घबरा गई।
अरे भतीजी, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा प्यारा चच्चा ही हूँ, बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ। जावेद जट ने अपनी सख्त लहजे में कहते हुए कनीज को बुरी तरह डरा दिया था। कनीज ने डरते हुए कॉल काट दी और अपने दिल पर हाथ रखा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये मोबाइल और सिम तो शहीर ने लेकर दी थी, फिर मेरा नंबर उन तक कैसे चला गया? वो सर थामे बैठी थी कि दरवाज़ा खोलते शहीर अंदर दाखिल हुआ। वह भी अभी ऑफिस से लौटा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि कनीज उसका मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करेगी, जबकि उसे यूं सर थामे बैठा देख वो परेशान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गुम हो? अपना लैपटॉप बैग एक तरफ रखते हुए वो उसकी जानिब बढ़ा। कनीज उसे अपने पास देखते ही फौरन उसके सीने से जा लगी। उसके सीने से लगते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शहीद एकदम परेशान हुआ। क्या बात है कनीज जान, क्या हुआ? क्यों इस तरह रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? उसका चेहरा सामने करते उसके आंसू पूंछते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा। वो फोन आया था, हकलाते हुए उसने मोबाइल की जानिब इशारा किया। किसका फोन? शहीर के माथे पर बल पड़े। चचा जान का। वह मुश्किल कनीज के मुंह से ये अल्फाज निकले थे जिस पर शहीद के माथे की रगें तनी। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया और उसमें रिसीव नंबर को चेक करने लगा। वो नंबर अपने मोबाइल से अपने दोस्त को भेजता है। इस नंबर की लोकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। उसने आगे बढ़कर कनीज को अपने गले से लगा लिया। वो धमकी दे रहे थे, वो कह रहे थे वो यहाँ आ जाएंगे। कनीज ने उसके कमर के गिर्द बाजुओं का हल्का मजबूत करते हुए मजीद बताया, तो क्या हुआ, आने दो, हम डरते हैं क्या? एक, एक तो पूरी जायदाद पर नाहक कब्जा कर बैठा है वो इंसान, ऊपर से धमकियां भी हमें दे रहा है। मैंने पहले फिर लिहाज कर लिया था कि वो तुम्हारे चचा हैं इस रिश्ते की वजह से, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें तुम्हारी जायदाद को छोड़ना ही होगा, क्योंकि वो इस काबिल नहीं कि उनके साथ किसी भी किस्म की रियायत की जाए। शहीर का लहजा सख्त था। वो बहुत खतरनाक है शहरी। अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको खो नहीं सकती। मुझे नहीं चाहिए जायदाद, सब कुछ उन्हें दे दे। इनसे कहें कि बस वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, हमें तंग ना करे। वो रोते हुए फिर से वापस उसके सीने से लगी, बोले जा रही थी। और इस वक्त शहीर को उससे इस टॉपिक पर मजीद बात करना मुनासिब न लगा। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। मेरी दुल्हन आज मेरे लिए सजी संवरी क्यों नहीं? रोजाना तुम इतने प्यार से इस्तकबाल करती हो, आज भूल गई हो? उसका ध्यान इन बातों से हटाना चाह रहा था। मैं बस तैयार होने जा रही थी कि वो फिर अटकी। तैयार होने जा रही थी, जाओ फटाफट तैयार होकर आओ। और आज वो रेड वाली पहनना, वो बहुत दिल कर रहा है। वो उसे इशारतन क्या समझा रहा था वो सब समझ गई थी। एकदम से उसका चेहरा ब्लश करने लगा और वह अपने आंसू पोंछते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, जबकि शेर के चेहरे पर अब चट्टानों सी सख्ती थी। वो किसी सूरत भी जावेद जट को माफ करने का इरादा नहीं रखता था। वो खुद को बिल्कुल गाजियान की पसंद में ढाल चुकी थी। उसकी वालिदा शिबाना बेगम ने और अरमान साहब ने उसको काफ़ी मेंटली सपोर्ट किया था, क्योंकि वो सब जानते थे कि गाजियान की शख्सियत बहुत पुरस्कार सी थी। वो कोई भी बात किसी से नहीं शेयर करता था और न जाने कब तक अपने खौल में बंद रहता। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, वो किसी से कुछ नहीं करता था। इसलिए शबाना बेगम और अरमान साहब ने सिला कोई कंप्रोमाइज़ करने का कहा, क्योंकि गाजी से शादी करना उसकी खुद की मर्जी थी और अब उसे ये रिश्ता हर हाल में निभाना था। मामा ये बना लूँ मैं? वो अपनी मम्मा को पराठा बनाते देख शौक अंदाज में बोली, बिल्कुल नहीं, हाथ जल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो गई, इस पे तवज्जो दो। ये काम करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। शबाना बेगम ने प्यार से डपट दिया। उसी लम्हे कनीज किचन में दाखिल हुई। अरे भाई, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सिला ने उसे देखा तो वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उन्हें अपने चच्चे जान के बारे में कुछ भी बता के परेशान नहीं करना चाहती थी, और अब शहीन ने कहा था कि वह संभाल लेगा तो सबको टेंशन क्यों देती? वो पता नहीं क्यों ऐसे दिल बेजार सा है। वो टेबल की सतह को खरोचते बोली, खैरियत है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं? शीला ने फिक्रमंदी दिखाई। हाँ ठीक हूँ मापी। वो फिर से उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुराई। मामा अचानक से शेर की आमद पर वो तीनों चौंकी। ये तो बस शर्माती रहेगी, लेकिन आपका बेटा थोड़ा डीठ वाक़या हुआ है। यू नो, वरासती बीमारी। शायरी क्या बदतमीजी है, क्या हुआ है? शबाना बेगम ने उसको डपटा। जो पहेलियां बुझवा रहा था, मामा आप दादू बनने वाली हैं। वो माँ को दोनों कंधों से थामे प्यार से बोला तो शबाना बेगम की तो खुशी से बांचे खिल उठी।
शीला के दिल में एकदम छनाके से कुछ टूटा। कनीज उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन उसका भाई कनीज को बहुत चाहता था। उनकी शादी को 2 अढ़ाई माह का अरसा ही हुआ था और कनीज इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो लड़की, छुपी रुस्तम। शीला ने आगे बढ़कर उसे गले लगाते मुबारकबाद दी। आंखों का एक कोना भीग गया था। शबाना बेगम ने उसे गले से लगाया और उसे पैसे वारते सदका दिया। शहीर, किंजा भी बहुत छोटी है, तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। अच्छा होता कनीज भी पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लेती, शीला की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब अल्लाह की देन है। लेकिन शहीर, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। कनीज का हर तरह से ख्याल रखना होगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। डॉक्टर फारिया से अपॉइंटमेंट ले लूंगी, कल लाजमी जाकर चेकअप करवा लेना। वो दुआओं के साथ हदायत भी दे रही थी। उनके लहजे में एक माँ वाली फिक्र थी, जिसे महसूस करता शहीर उनके माथे पर लबर रख गया। शीला रूम में आई तो दरवाजे को लॉक लगा दिया और वहीं बैठी रोती चली गई। आज शिद्दत से गाजियान याद आ रहा था, जो शादी के 2 दिन बाद ही बैरून मुल्क चला गया था और अब तक सिवाय शबाना बेगम जो उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया था। बल्कि शीला ने उसे जब भी राब्ता करने की कोशिश की, वो कॉल ही अटेंड नहीं करता था और उसके कमरे में अकेली रह रही थी। न जाने वो उसे किस बात की सजा देकर गया था, जबकि वो मासूम तो अपने दिल के हाथों मजबूर थी और इस दिल ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी दोस्त की कॉल आई, आज उसकी बर्थडे थी और वो अपनी मम्मा से इजाज़त लेते रूबी की बर्थडे पे जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज गाजियान को पाकिस्तान से गई 6 माह हो चुके थे। शीला ने भी अपने दिल को समझा लिया था। वो जो हर रोज़ उसके नंबर पर मैसेज छोड़ दिया करती थी, एक माह से वो भी बंद कर दिए थे। अब उसने गाजियान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, उसे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। अब वो पलटने वाली ना थी। किसके लिए खुद को सजाती संवारती, कोई भी तो नहीं था उसे सराहने वाला। अब उसकी साइको बदल गई थी। दोस्तों के साथ पार्टीज करती थी और महफिल सजाती, हंसती मुस्कुराती थी। उसने गाजियान की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसने खुद से ही एज्यूम कर लिया था कि गाजियान उसे पसंद नहीं करता था। वो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी और अब वो उस लड़की के साथ होगा जिसे वो पसंद करता होगा। अक्सर वो ये सब सोचकर पागल होने लगती थी। कितनी बार उसने अपनी नस काटने की कोशिश की, लेकिन फिर हराम की मौत मरने से ये कांटों भरी जिंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर लगा। अब उसका एक ही मकसद था, खुद को बर्बाद करना, जो वो कर रही थी। वही ब्लू जीन शॉर्ट, पिंक बारीक सी शर्ट, गले में स्कार्फ को लपेटे 9 माह पहले वाली शीला बन चुकी थी। वो अपनी दोस्तों के हमरा क्लब में आई थी और इस वक्त वो सब खुशगपियों में मसरूफ थी। एक शख्स था जिसकी नज़रें मुसलसल शीला पर टिकी हुई थी। उसका मतनासब सरापा देखता वो अपने होंठ तर कर गया। वो 22 साल की खूबसूरत और दिलकश दोशीज़ा थी और अपनी खूबसूरती से खूब वाकिफ भी थी। वो दानियाल जट था जिसको लड़कियों का बहुत चस्का था। वो शहीर खान के बारे में सब कुछ पता करवा चुका था और सामने मौजूद वो लड़की उसी शहीर की बहन थी जिसने उसके होने वाली दुल्हन को अपने निकाह में ले लिया था। शीला के एक दोस्त ने मुसलसल एक शख्स को शीला पर नजरे गाड़े देखा तो उसके पास चली गई। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही लाल टपक रही है, वो मायनी खेजी से बोली तो दानियाल जट मुस्कुरा दिया। कोई टांका फिट करवा दो, वो आंख विंग करता बोला। खानजादा शहीर की बहन है और गाजियान खान की बीवी, बहुत मुश्किल है हाथ आए, लिजा तनफ्फुर से बोले। वो यूं तो बज़ाहिर शीला की दोस्त थी, लेकिन दर हकीकत उससे जलती थी और शदीद नफरत करती थी। हमेशा के लिए थोड़ी ना चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। मुझे क्या मिलेगा बदले में? लीजा ये काम करने को तैयार होगी। मुंह मांगी रकम। वो उसके सामने एक नशा ओवर गोली रखता बोला, ओके हो जाएगा। रूम नंबर 102, ठीक है, आधे घंटे बाद पहुंच जाना। वो आंख विंग करती जा चुकी थी, जबकि दानियाल जट के चेहरे पर फतामंदी छलकने लगी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसके साथ क्या हो रहा था। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक उसका सर क्यों भारी भारी होने लगा था। उसकी दोस्ती अंदर थी, लेकिन वो बाहर निकल आई थी। सुनसान सड़क के बीचों बीच वो पैदल चले जा रही थी। अगले पल वो जमीन बोस हुई। एक गाड़ी तेज रफ्तारी से आती उसके बाहर झटके से रुकी। गाड़ी से निकलने वाली हस्ती ने शरर बार निगाहों से उस जमीन बोस हुए वजूद को देखा और आगे बढ़ते उस वजूद को अपनी बाहों में भरा। गाजियान की कहर भरी नजर उसके वाहियात सरापे पर थी। वल्लभ बेंचे उसे उठाए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो इसीलिए हवेली नहीं आया था, करीब ही अपने फार्म हाउस पहुंचा था जहाँ वो पिछले 4 माह से रह रहा था। वो पाकिस्तान में ही था। 4 माह पहले वो पाकिस्तान वापस आ चुका था, लेकिन हवेली नहीं गया था।
और ना ही किसी को अपने आने की खबर दी थी। इस सब के बावजूद एक दिन भी वो घर वालों से बेखबर नहीं रहा था, खासकर अपनी इस खूबसूरत सी बेवकूफ़ बीवी से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो सीधा रूम में दाखिल हुआ और बिस्तर पर पटकने वाले अंदाज में लेटा था वो पीछे हटा। अपने बालों में हाथ फेरता वो अपने इस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, जो किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उस सामने बेहोश हुए वजूद पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके बखिए उधेड़ थे। ये सोचकर अगर उसे उसके क्लब में जाने की इत्तला ना मिलती और वो वक्त पर वहां ना पहुंचता तो उस लड़की के साथ क्या क्या हो सकता था। वो तैश के आलम में सब चीज़ों को उठा उठा कर पटक रहा था। उसे शदीद गुस्सा था हर एक पे, शहीर पे, अरमान साहब पर, जिन्होंने इस लड़की की हिफाजत ना की और रात के दोस्तों के साथ पार्टी करने भेज दिया। कहाँ चली गई इनकी गैरत? वो गुस्से की शिद्दत से चिल्लाया था। इस बेहोश वजूद में हरकत भी थी। वो अपनी आंखें खोलता चाह रही थी, लेकिन खुल ही नहीं पा रही थी। गाजियान को और शबाना बेगम पे भी गुस्सा आ रहा था। क्यों बेटी को नहीं संभाल पाई? पर वो ये नहीं समझ पा रहा था, इस सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार उसका था। शादी के बाद लड़की पे सबसे ज़्यादा उसके शौहर का हक होता है। ना वो हक अदा कर सका, ना फर्ज अपने किए को वो बस पुश डालता सामने लेटे वजूद को कहर भरी निगाह से देखे जा रहा था। जब वह मुश्किल उठते अपना सर थाम गई थी। आह! वो कराही थी। एकदम से अपने सामने गाजियान को देखते उसका सांस रुका था। सारा नशा पल में उतरा था, लेकिन अगले ही पल वो कहका लगाते हंस थी। उसकी हालत देखता वो पत्थर हुआ था। फिर आगे, छी, पागल बनाने। वो हर रोज ही आ जाती हो मुझे तड़पाने। उठकर उसके बाद चली गई। ऐसे मत देखो, मैं जानती हूँ तुम ख्वाब हो, वहम हो गाजियान खान, तुम हकीकत नहीं हो, डरती नहीं हो मैं तुमसे, समझे तुम। वो नशे की हालत में उससे बदतमीजी से बात करती पलटी थी कि अगले लम्हे गाजियान ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी जानब वापस खींचा। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। सिला को अपनी धड़कनें उसके सीने में दबती हुई महसूस हुई। वो हकीकत था। सिला के तो 14 तब की रोशन आंखें। अब तो नशा भी नहीं चढ़ रहा था। मुकाबल की मौजूदगी का खौफ भी कुछ बहुत गहरा था। वो बिना पलक झपके उसे देखे जा रही थी। तुम मेरी गैर मौजूदगी में इतनी वाहियात हो जाओगी, मुझे अंदाजा नहीं था। वरना जाते हुए तुम्हारे हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर जाता। गाजियान गुर्राते हुए बोला। तो अगले पल सीला फिर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें चाहिए था मुझे जिंदान में कैद करके जाते। मैं आसमान को तरसती, अपनों को तरसती, भूख प्यास से तड़पती और वही जान दे देती। आज़ादी मिल जाती गाजियान खान को। उसके गले के गिर्द बाजू हमाल की अपनी नशीली आंखें उसकी गहरी काली आंखों में टिका गई। अब ऐसे ही करूंगा, गाजिया ने दाम पीसते कहते उसे कंधे पे उठाया। सिला का दिल धक से रह गया। वो इसीलिए फार्म हाउस की बैक साइड पर आया और सीढ़ियों उतरते नीचे जाता, दीवार से एक बड़ी सी चाबी उतारता, सामने तहखाने के बड़े गेट का ताला खोल गया। गुस्से से उसे वहीं जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर पटका तो वह दर्द से बिलबिला उठे। गाजियान से इस कदर सवा की कि उसे उम्मीद नहीं थी। अब यही मरो तुम यही डिजर्व करती हो। वो फनकारते मुड़ा। सही कहा सीला खान, यही सब डिजर्व करती है। वह जियानी अंदाज में उठते चिल्लाई थी। गाजियान उसकी इस कदर चीखने पर सीख पा हुआ था। नहीं डिजर्व करती तो वो गाजियान खान को डिजर्व नहीं करती। क्यों? क्योंकि गाजियान खान एक मजबूत किरदार का मालिक शख्स है और सीला एक वाहियात करैक्टरलेस। गाजियान का हाथ उठा था। उसके गाल पर अपना निशान जोड़ गया। वो गाल पर हाथ रखे जमीन बोस हो गई थी। बचपन का मारा गया थप्पड़ आज फिर ताजा हुआ था। गाजियान ने झुककर उसे बालों से पकड़ते अपने मुकाबले खड़ा किया। तुम जैसी बिगड़ी घोड़ी को मुझे अच्छे से लगाम डालनी आती है। बहुत खून जोश मार रहा है ना, तुम्हारे इस तहखाने में बंद रहोगी, खुद कर ठिकाने आ जाएगी। मेरी दुआ है रब से गाजियान खान, अल्लाह आपसे मुझे छीन ले। आप मुझे यहाँ छोड़ कर जाएं और फिर आंखें ऐसी बंद हो कि मैं कभी आपका चेहरा ना दे सकूं। वो खामोश बहते आंसुओं से सद लहजे में बोलती गाजियान के पत्थर दिल में दरार डाल के। वो दिल जिसने अपनी पहचान पाती खुद को इस दुनिया से काट लिया था। दुनिया में हर एक की पहचान उसके बाप के नाम से होती थी, लेकिन उसका बाप उसके लिए सिर्फ एक गाली था। वो खुद को इस काबिल नहीं समझता था कि अरमान खान और शबाना खान जैसे लोगों की बेटी को अपनी जिंदगी में शामिल करता। उसे लगा सीला जज्बाती है, एक वक्त आएगा उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा और तब वो उसे छोड़ देगा। इसीलिए वो उससे दूरी बनाए हुए था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उलट हो गया था। वो आज भी वैसे दीवानी थी।
गाज़ियान को उसकी आँखों में बागीपन के साथ एक जुनून भी दिखाई दे रहा था। उसके जुनून से डर गया था और खामोशी से बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजे को लॉक ना लगाया। उसे यही था कि वो उसके पीछे आ जाएगी, लेकिन वो ना आई। 1 घंटा गुज़रा, 2 घंटे गुज़रे, 3 घंटे गुज़र गए। गाज़ियान को उसकी फ़िक्र हुई। उसके अल्फाज़ की गूंज उसके इर्द-गिर्द फैलने लगी। तो वो पागलों की तरह भागता हुआ नीचे तहखाने में आया। वो वहीं ठंडी ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके बाद जाता उसे अपनी बाहों में भरता वापस ऊपर कमरे में लाया। धीरे से बिस्तर पर लिटाता वो रूम हीटर ऑन कर गया, लेकिन उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। सिला, सिला आंखें खोलो। वो बेचैन हुआ था। उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। वो वाकई परेशान हुआ था। अचानक से उसे अपना आप सिला का कसूरवार नजर आने लगा। क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? उसे हीट की ज़रूरत थी। उसे उठाता बाथरूम ले जाता, शावर के नीचे खड़ा कर गया। वो उसके सीने से लगी वो नीम गर्म पानी से उसको शावर देने लगा, लेकिन उसके जिस्म में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसके जिस्म से एक एक करते वो सब पर्दे रिमूव कर गया। उसका जिस्म ऐसा था जैसे चांदनी रात की ठंडी महक सा लगा। उसकी बल खाती नाजुक कमर इस वक्त गाजियान के हाथों की मुट्ठियों में दबोची हुई थी। उसे अपने सीने से लगा था, आंखें मींच गया। उसके अंदर के जवान जज्बात एकदम से उसे तंग करने लगे थे। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। वह इन जज्बात की रूह में बिल्कुल नहीं बहकना चाह रहा था, लेकिन वो बहक रहा था। अचानक से सिला के जिस्म में हल्की सी जंबश हुई तो गाजियान ने शुक्र का कलमा पढ़ा। वो गहरा सांस भरते उसे मजीद अपने सीने में बींचा। आई हेट यू, छोड़ो मुझे। वो रोते हुए आंखें मीचे उसके सीने से लगी बोली थी। गाजियान के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ उसे अपने सामने करता हुआ उसका नम होता चेहरा देखने लगा। उसने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। धीरे से उसके माथे पर लब रखे तो वो इस लम्स पर हैरान होती अपनी आंखें खोलती। बेख्तियार कामता हाथ अपने माथे पर गया। गाजिया ने पहली बार उसे चूमा था। उसको अपना माथा मोतबर लगा था। बेयकीनी से वो गाजियान को देखे जा रही थी। गाजियान ने मुस्कुराती आंखों से उसकी दोनों आंखों पे और फिर दोनों गालों पे लब रखता चला गया। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे वो एकदम शिद्दत से उसके गुलाबी घाल सी पंखड़ियों पे झुका था और फिर कतरा कतरा उसकी सांस पीने लगा। शीला इस अचानक अवतार को समझ ही ना पाई। अभी तक आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी, जो अचानक से अपनी शिद्दतें बढ़ाता चला गया। एकदम उसे दीवार के साथ लगाता वो उसको अपने सीने में भींचता लबों से सारी शबनम चुराने लगा। शीला को अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो गई। उसे नाखून उसके कंधे में गाड़े तो गाजियान ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे सर के ऊपर दीवार के साथ पिन किया और अब की बार उसकी धड़कनों को निशाना बनाया। शीला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो तो अपनी हालत से बिल्कुल अनजान थी। वो अभी तक मुकम्मल होश में नहीं आई थी। इस वक्त गाजियान के सहारे ही खड़ी थी। वो उसे छोड़ता तो यकीनन वो जमीन बोस हो जाती। गाजियान को अपनी ब्यूटी बोन पर झुकता देख उसकी सांसें गहरी हुई थी। उसे ठंड का एहसास जगा। अचानक से सामने अपने कपड़े जमीन बोस हुए दिखाई दिए तो अपनी हालत देखती वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिर गई। शर्म से पूरा चेहरा लाल हो गया। गाजी उसे पुकारना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही जवाब देगी। जान गाजी। वो फिर से ऊपर होता उसके लबों को शिद्दत से अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया। वो अपना जिस्म ढीला छोड़ती गाजियान को होश दिला के, ठीक हो ना? उसका उखड़ता सांस देखता वो फिक्रमंद हुआ, जबकि वो शिकवा गुना अंदाज में उसे देखती मुस्कुराने पर मजबूर करके। अब ऐसे मत देखो, तुम भी यही चाहती थी। वो उसे अपनी बाहों में भर गया। कुछ देर पहले का गुस्सा कहीं भी नहीं था। वो अब बिल्कुल एक अलग गाजियान लग रहा था। आपको तो मुझसे नफरत है, फिर क्यों करीब? उसे बिस्तर पर लेटाते वो अपनी शर्ट उतारता जमीन बोस कर गया, जबकि वो खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करती पलके झुका के उसके पास आता फिर से बोसों की बरसात करते उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाने लगा। क्या छुपा रही हो? मुझे पूरा हक है देखने का, सराहने का। उसके हाथों को हटाता इतराफ में पिन किए मायनी खेजी से बोला, कैसा हक? कोई हक नहीं। आज 9 माह बाद याद आया है? वो गुस्से से बोली। मेरी गलती है। माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन अपने अमल से तुम्हारे दर्द का मदावा ज़रूर करूंगा। उसकी नाक की टिप पे लब रखा। इस दुख का कोई मदावा नहीं गाजियान। अब मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आपके लिए, वो रोते हुए करख्त लहजे में बोले।
तो गाजियान एकदम से झुकता اس کی دھڑکنوں کو برے طریقے سے دھڑکا گیا۔ سیلا کی دبی دبی سسکیاں بلند ہوئی۔ میرے جنون کو ہوا مت دو سیلا، میرا جنون سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ بہت شرافت سے تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ورنہ بدماشی میں اپنا بھی بنا لوں گا اور درد بھی بے شمار دوں گا۔ وہ معنی خیزی سے کہتا پھر سے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ جھوٹی، ذرا سا چھو رہا اور تمہاری دھڑکنیں صاف میرا نام لے رہی ہیں۔ جس دن سیلا کے دل میں غازیان کے لیے جذبات مر گئے اس دن غازیان خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ غازیان نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ سیلا کا دل اس کا پھر سے ہم نوا بننے لگا۔ وہ اس دل کا کیا کرتی جو صرف غازیان کو خان کو چاہتا تھا؟ کتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسی کی دیوانی تھی۔ غازیان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ ذرا سا اوپر ہوتے شدت سے اس کے گلے لگتی رو تھی۔ کتنا ترسی تھی وہ غازیان کی محبت کے لیے، اس کی کیئر کے لیے، اس کی قربت کے لیے، لیکن اس کا مداوع نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شدت گریا سے رو رہی تھی۔ غازیان اسے یوں روتا دے خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اسے اس قدر تکلیف دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سے اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے جو شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اسے تکلیف دیتا ہے وہ قیامت کے دن سخت حساب میں ہوگا۔ غازیان اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ سوری میری جان، سوری، مجھے معاف کر دو، میں اپنی تکلیف میں تمہاری تکلیف بھول ہی گیا، تمہیں درد دیتا چلا گیا، مجھے معاف کر دو۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گی نا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ بھی دکھی ہوا۔ بہت سارا رونے کے بعد وہ غازیان کے گالوں پر لب رکھی، جبکہ غازیان اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا تھپڑ کا نشان دیکھتا خود پر لعنت بھیج رہا تھا۔ اس کے گال پر چھونے سے وہ سسکی۔ میں وعدہ کرتا ہوں جان، آج کے بعد کبھی تم پر ہاتھ، وہ الفاظ کہتا 100 بار مرا تھا۔ اس کی نظر میں عورت پر ہاتھ اٹھانے والا نامرد تھا، اور آج وہ خود بھی حرکت کر گیا تھا۔ سچ میں اس محبت سے دیکھنے لگی تو غازیان نے اس کے بال پیچھے کرتے اس کے گال پر بے شمار بوس سے دیتا چلا گیا۔ اب مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے نا؟ وہ لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جاؤں گا، کہیں بھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھالتا خمار آلود لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور سیلا کا دل دھڑکاتا جا رہا تھا۔ اس کے محبت بھرے لمس پر وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ غازیان نے لائٹس کو ڈم کیا اور اس پہ چھاتا چلا گیا۔ اس کی محبت بھری جنونیت کو سہنا سیلا کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی جنونیت بڑھاتا چلا گیا، اور سیلا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سیلا کا صبر اور اس کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ اس وقت سبھی پریشان بیٹھے تھے۔ رات بھر سیلا گھر نہیں آئی تھی اور اب صبح سب کو یہ بات پتہ چلی تھی۔ سیلا کی ایک دوست سے پتہ چلا کہ وہ رات کو کلب میں تھی۔ شہی نے وہاں سب سے پوچھ ڈالا، سب جگہ اسے دیکھ لیا لیکن وہ وہاں نہیں ملی، جبکہ اس کی گاڑی وہیں تھی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ اور پیسے کی بدولت وہ وہاں کے کیمرہ کی CCTV فوٹیج نکلوا چکا تھا۔ اس میں سیلا لڑکھڑاتی ہوئی کلب سے باہر نکلتی بآسانی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ پیدل ہی چلی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شہید نے مٹھیاں بھینچی اور واپس حویلی آیا۔ اس کے پاس آتی وہ گاڑی دیکھ چکا تھا اور اس میں اترتے شخص کو بھی۔ کہاں ہے سیلا؟ جیسی واپس لوٹا شبانہ بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ غازیان بھائی کو کال کرے، پتہ چل جائے گا کہاں ہے وہ۔ شہیر کو غصہ آیا ہوا تھا۔ رات بھر سیلا غازیان کے ساتھ تھی اور غازیان نے کسی کو اطلاع دینا تک ضروری نہ سمجھا۔ اس بات سے شہیر کو کافی ہائپر کر دیا تھا۔ ابھی وہ غازیان کو فون کرتے کہ دروازے سے انٹر ہوتی ہستیوں کو دیکھتے سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ سوتے میں اچانک کوئی گدگدی کرے تو ہنسی کے ساتھ چینخ بھی نکل جاتی ہے۔ سیلا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ ایک دم کروٹ بدل کر غازیان کو دیکھتی ہنستی چلی گئی۔ نہیں کرے نا غازیان، مجھے گدگدی ہو رہی ہے، وہ اس کے سینے میں چھپتے بولی۔ میرا دل پھر سے مچل رہا ہے سیلا، وہ گمگیر انداز میں بولا تو سیلا کے چہرے پر حیا کے لالے بکھر گئے۔ آپ مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہیں گے نا غازی؟ اس کے چہرے کا اپنے ہاتھوں میں تھامے بولی۔ اتنی نازک ہو تم، رات کو بھی اتنا رو رہی تھی اور پھر تمہیں پیار بھی چاہیے اور حق بھی پورا چاہیے۔ اسے معنی خیزی سے دیکھتے بولا تو وہ پھر سے شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کیا بہت پین ہوا تھا؟ تم چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ غازیان نے پھر سے اسے چھیڑا تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے۔ نہ کرے نا غازی، اس کی باتوں پر شرمائے جا رہی تھی۔
तो वो बेड ग्राउंड से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठा गया। तुम खुश हो ना? उसके गिर्द बाहें फैलाए उसको बच्चों की तरह ट्रीट करता, मीठी निगाहों से देखता, पूछ रहा था, आप मेरे हैं, मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप जानते हैं, शहरी भैया और कनीज़ का बेबी आने वाला है। और जिस दिन ये न्यूज़ सुनी तो उस दिन भी मैं बहुत रोई। अल्लाह जानता है गाज़ी, मुझे बहुत खुशी हुई उनकी ये गुड न्यूज़ सुनकर। लेकिन अपना दामन खाली देख मुझे बहुत रोना आया। वो अपने हाथों को देखती फिर से रो दी। अब नहीं रोना, जब तक उनका सेकंड बेबी आएगा देखना तुम, हमारे जुड़वां बेबीज़ आ जाएँगे, तो हम उनके बराबर हो जाएँगे। उसे उदासी से निकालता अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा था। बस एक मसला है, वो उसे अपने सीने से लगाते बोला। कैसा मसला? सर उठाते पूछती वो गाज़ियान को फिर से बहकाने लगी। मुझे रोज़ ही एफ़र्ट करनी होगी और तुमने मेरा साथ देना होगा। बिना रोए, वो उसकी नाक की टिप पे लब रखता बोल रहा था। अच्छा रोए नहीं तो बेबी जल्दी हो जाएगा। वो बिल्कुल मासूमियत से पूछती गाज़ियान को केका लगाने पर मजबूर करके, जिस पे शीला ने उसे मुँह फुलाते देखा। यार तुम इतनी मासूम दिखती नहीं जितनी तुम्हारी बातें मासूम हैं। गाज़ी मैं मासूम ही हूँ। रात को आपको पता नहीं चला वो बेख्तियारी में क्या बोल गई, उसे खुद भी समझ ना आया। उसकी बात सुनते गाज़ी की आंखों में खुमारी झलकी। गिव मी अ किस। उसको देखता गहरी सांसों से देखता बोला। गाज़ी, उसका दिल फिर धड़कने लगा। आई नीड पेशेंट किस राइट नाउ। वो उसकी दोनों कलाइयाँ कमर के पीछे लगाता उसे अपने सीने में भेजता चला गया। सिला, आई एम वेटिंग। वो अपनी लाइफ में जिद्दी तो था ही, मोहब्बत के मामले में भी जिद्दी था। सिला ने धड़कते दिल के साथ उसके लब पे लब रख दिया। वाओ वेरी फनी। मतलब अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अभी वो कहता उसके लबों पर झुकता कि मोबाइल पर कॉल आने लगी। उफ, एक तो ये तुम्हारे घर वालों को सुकून नहीं, चलो फाइनली इन्हें एहसास तो हुआ कि तुम घर में नहीं हो। वो तंजिया बोलता पीछे हटा था। ओह गॉड, मतलब वो नहीं जानते मैं आपके पास हूँ। ओह वो तो परेशान होंगे। अचानक से सिला को भी टेंशन हुई। हाँ वो परेशान हुए। पूरी एक रात बाद उन्हें याद आया कि परेशान होना है। वो तंज से कहता उठ खड़ा हुआ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? और कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। आप कॉल पिक करके उन्हें बता देना कि मैं आपके साथ हूँ। उसका बाजू थामे बोले। गाजी ने एक नज़र से देखा, फिर मोबाइल पर आती कॉल को। चलो हवेली चलते हैं, सब बातें आमने सामने हो जाएंगी तो ज़्यादा मुनासिब है। वो पुरसोच अंदाज में बोलता शीला को हैरान और परेशान कर रहा था। और फिर वो तैयार होते गाड़ी में बैठे खान हवेली की जानब गामजन थे। रास्ते भर में दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। कुछ चाहिए क्या? उसकी खामोशी को झिझक समझता उसका हाथ थामे नरमी से पूछ रहा था। आप वहाँ किसी से झगड़ा करने तो नहीं जा रहे ना? उसने घबराए हुए गाजियान की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। मैं तुम्हें बदमाश लगता हूँ कि वहां जाकर लड़ूंगा? हद है सिला खान। वो बुरा मना गया। गाजियान, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप कब क्या कुछ कर जाए पता ही नहीं चलता। वो फिर से मासूमियत से बोलती हुई उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं रोमांस में भी जारहाना अंदाज अपनाता हूँ ना कि तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। वैसे एक ही रात में तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी, अंदाजा नहीं था। मेरी गुर्बत का अच्छा खासा रंग चढ़ गया है तुम पर। वो उसे खुद से करीब करता उसके गाल पे लब रखा। क्या कर रहे हैं गाजी, गाड़ी देखकर चलाए, अब भी टक्कर हो जानी थी। इस गाड़ी की डोर गाजियान खान के हाथ में है। इतना आसान थोड़ी है कि कहीं भी टकरा जाए। वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोला। एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे? वो अब न जाने क्या पूछने वाली थी। कुछ भी पूछ लिया करो, मेरी जिंदगी के सारे हक अब तुम्हारे हैं। परमिशन लेने की जरूरत नहीं। उसे मोहब्बत से देखता बोला। रात को मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पर आई थी, लेकिन दोस्त ने मुझे कुछ नशावर चीज़ खिला दी। मैंने कहा भी ड्रिंक का टेस्ट चेंज है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती पिला दी और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं बाथरूम गई थी और फिर वहाँ वापस उनके पास नहीं गई। मुझे लगा वो कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ, इसलिए बाहर निकल गई। फिर मुझे होश नहीं। मैं आपके पास कैसे आ गई? आप तो आउट ऑफ कंट्री थे ना। फिर आपको मेरा कैसे पता चला? बस सारी बात बताए उसे अब अपना सवाल कर रही थी। एक पल को दोनों के बीच खामोशी छा गई। मैं पाकिस्तान में ही था, उसने सच बता दिया। व्हाट? आप क्या कह रहे हैं? आप पाकिस्तान में थे और हमें? वो रोहान से होती बोली। यार आप पिंक मत होना, तुमने पूछा भी, मैंने बता दिया, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं आया। पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको फरामोश किए बैठा रहा। तुम सब यहाँ
دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بستے ہو، غازیان کی جان ہے تم سب میں، اب رات کے بعد تو تم میری زندگی کا حاصل بن گئی ہو، بہت خاص ہو گئی ہو تم۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ ہمیں لبوں سے لگا گیا۔ آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنے سوالوں کو پھر سے اور طریقے سے پوچھتی، غازیان کو لب بھینچنے پر مجبور کر کے۔ معلوم نہیں، وہ ڈال رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ سیلا کو لیے گارڈن ایریا کو عبور کرتا مین گیٹ سے اندر داخل ہوا، جہاں سبھی پریشان حال کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہیں آپ سب؟ کوئی فوت ہو گیا ہے کیا؟ وہ تنزیہ بولا۔ آپ اس کلب سے سیلا کو لے آئے اور ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ شہری نے ضبط کر دی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جہاں مرضی جاؤں، جس وقت مرضی جاؤں، کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں۔ ہاں اگر کچھ پوچھنا ہے تو میں پوچھوں گا، میری بیوی آدھی رات تک گھر سے باہر تھی اور پھر صبح آپ کو یاد آیا کہ سیلا گھر نہیں۔ بہت غیرت جاگی آپ کی صبح۔ وہ شہیر اور ارمان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا۔ غازی بھیا اچانک سے شہیر اونچی آواز میں دہاڑا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرنا میرے ساتھ، خبردار جو میرے سامنے آواز اونچی کی تو۔ غازیہ نے لب بھینچتے کہا۔ اوف غازی، آپ پھر سے غصہ کر رہے ہیں۔ سیلا اس کے پاس جاتے اس کا بازو تھام گئی۔ نہیں جان، غصہ نہیں کر رہا، بس بات کر رہا ہوں۔ اسے پیار سے سمجھاتا بولا۔ میں یہاں نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ سیلا سے سب بے خبر ہو جاؤ۔ وہ دکھ سے بولا۔ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے غازیان خان؟ اب کی بار شبانہ بیگم نے سخت سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ جب شوہری لاپرواہ ہو جائے تو باقی سب رشتے تو ثانوی رہ جاتے ہیں۔ ان کی بات پر غازیان کے لب بھینچے۔ مطلب مجھ سے شادی کے بعد آپ کا سیلا سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ وہ اپنا دل دکھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تعلق کی بات کون کر رہا ہے؟ بات ذمہ داری کی ہے غازیان، اور غازیان یہی حقیقت ہے کہ سیلا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم ماں باپ نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے کیا؟ بچوں کی شادی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا جیون ساتھی ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہو۔ اور تم تو بھول ہی گئے کہ کوئی سیلا نام کی لڑکی بھی ہے تمہاری زندگی میں، جسے تم چھوڑ کر بہانہ بنا کر ابروڈ بیٹھے تھے، جبکہ تم پاکستان میں ہی تھے۔ شبانہ بیگم کی بات پر انہیں حیرت سے دیکھے گیا۔ ایسے میں دیکھو، پیدا نہیں کیا تمہیں، لیکن پالا تو ہے تمہیں۔ ماں ہوں تمہاری، رگ رگ سے واقف ہوں تمہاری، وہ کہتے پلٹی تھی۔ اور ہاں، میں نے جان بوجھ کر بھیجا تھا سیلا کو رات کو، یہی چاہتی تھی کہ تم سامنے اور تم ماں کے۔ وہ فخر سے بولی تھی۔ مما آپ؟ سیلا کو حیرت ہوئی۔ کیا مما؟ سارے دن اپنے شوہر کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ ماں نے ملوا دیا تمہیں تمہارے شوہر سے، جاؤ کیا یاد کرو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ سیلا بھی روتی آنکھوں سے انہیں مسکراتا دیکھ خود بھی ہنسے اور ان کے گلے جا لگے، جبکہ غازیان نے گہرا سانس بھرا اور ان سب کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں قصوروار ہوں میں، لیکن صرف اپنی بیوی کا، اور اسے معافی مانگ چکا اور واپس ماں کی جانب بڑھا۔ اچھی بات ہے کہ تمہیں احساس ہوا کہ تم نے سیلا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور جانتے ہو نا، جیسے اللہ کے حقوق ہوتے ہیں نا، ویسے انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تو پھر اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ خود معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور میاں بیوی کے تو ایک دوسرے سے بہت حقوق ہوتے ہیں، اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہو اور ہمیشہ خوش رہو، کبھی کسی کی بری نگاہ نہ پڑے تم دونوں پر۔ وہ ان دونوں کا ماتھا چومتے بولی۔ مما ہم بھی کچھ لگتے ہیں آپ کے۔ اچانک سے شیر کی آواز پر وہ چونکے۔ تم دونوں تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، وہ پیار سے کہتی، ان کے ماتھے پر بھی لب رکھے۔ کنیز کا 8واں ماہ چل رہا تھا اور وہ باہر کم ہی آتی تھی۔ آتی بھی تو صوفے پر بیٹھ جاتی، خود کو بہت اچھے سے ڈھانپ کر رکھتی، اور اس کی یہ شرم و حیا والی عادت شہیر کو اس کا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ اس کے چچا جان کو بھی اچھے سے سبق سکھا کر وہ ایک طرف لگا چکا تھا۔ اس کا بیٹا دانیال جٹ ڈرگ سمگلنگ میں پکڑا گیا تھا، اچھی خاصی سزا ہوئی تھی اسے، اور ساری جائیداد کنیز کو عدالت کی طرف سے واپس مل چکی تھی۔ کاغذی کارروائی بھی ہو چکی تھی، لیکن کنیز کی حالت کے پیش نظر اس معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ سبھی نے غازیان کو کھلے دل سے ویلکم کہا تھا۔ ماضی کی تلخ یادیں تھیں جو اسے سکون نہیں لینے دیتی تھے۔ وہ سچائی سننے کے لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات تھے، لیکن اسے اس تلخ حقیقت کے ساتھ جینا ہی تھا، اور اس کی سزا وہ سیلا کو نہیں دے سکا تھا۔ پہلے بھی اسے کم سزا نہیں دے چکا تھا، جبکہ وہ تو معصوم تھی، اس کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، پھر وہ اسے ناحق سزا دے گیا۔ اب مزید وہ سزا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔
بلکہ صرف پیار ڈیزرو کرتی تھی۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ ارمان صاحب پہلی بار کھل کے مسکرائے تھے۔ وہ شیر سے تو محبت کرتے تھے لیکن غازیان سے انہیں عجیب سی الفت تھی، ایک کشش کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پاتے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ جب بستر پر لیٹتا اچانک سے سلا کو اپنی گود میں آ کر بیٹھتا دیکھ ٹھٹکا۔ مجھے بیبی چاہیے۔ وہ بنا کسی لحاظ شرم کے بولتی چلی گئی۔ بیبی کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی مل کے، اور تمہیں رونے سے فرصت نہیں ملتی تو محنت کیا کھا کرو گی؟ وہ اسے پیار سے ٹالتا موبائل اٹھانے لگا کہ سیلا نے موبائل اس سے کھینچ لیا۔ اس نے سیلا کو ایک گھوری سے نوازا۔ میں اب نہیں رہوں گی، پکا پرومس، چلو آؤ بچے پیدا کریں۔ وہ اس کا موبائل ایک طرف رکھتی جوش سے بولی۔ اس کی بات پر غازیان کو ایک دم سے کھانسی کا اٹیک ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے کان میں معنی خیز سرگوشی کرتا اسے سڑتا پیر گلال کر گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ ابھی صرف بات کی ہے تو یہ حال ہے؟ جب بچہ پیدا کرنے والا پروسیس کروں گا تمہاری تو ووٹ لگ جانی۔ ایم ریڈی، اس کے کان میں گھس کر بولتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ غازیان نے پرسکون ہوتے آنکھیں مول لی۔ یہ دل تجھے چاہے صنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2 میں سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ یقیناً کچھ باتیں تھیں جو کلیئر ہونی باقی تھی۔ آپ سب کا سپورٹ چاہیے۔ ناول کا یہ حصہ اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔